गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस जो विजेता सीरीज़ है उसके क्लास नंबर 20वीं क्लास का रिवीजन हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इससे पहले हम करेंगे 19वीं क्लास का रिवीजन। तो 19वीं क्लास में का क्वेश्चन है 2024 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया गया था? ये डॉक्टर पूर्वी सेगिया को दिया गया था। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? ये लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है और इनको 2024 का भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ये किस वर्ष आया था? 1951 में आया था। लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बाबरी जांच से। और बाबरी मस्जिद का निर्माण सेनापति मीर बाकी के द्वारा किया गया था और ये सेनापति बाबर का सेनापति था। मोजले की आवर्त सारणी कब आई थी? 1913 में आई थी। अब हम देखेंगे 20वें एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 1। महत्वपूर्ण लोक संगीत। लोक संगीत यानी कि फोक म्यूजिक कौन कौन से होते हैं? वनावन लोक संगीत ये कहाँ का है? ये कश्मीर का है और कश्मीर में ही छकरी और भाका लोक संगीत होते हैं। पनिहारी ये राजस्थान का है। ओवी गोधल ललिता पोवाड़ा ये महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है और आल्हा ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाउल बाउल फोक म्यूजिक इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से और रविंद्र संगीत का यूज इसमें किया जाता है और इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं योतीन दास। पिंडवानी फोक म्यूजिक इसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से और इसकी दो शैलियाँ हैं वेदामती और कपालिक और इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं तीजन बाई और रितु वर्मा। लामन फोक म्यूजिक हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 10 कथिया ओडिशा से संबंधित है और ओडिशा की पेंटिंग या चित्रकला कहलाती है पट्टचित्र और शोरा। दो प्रकार की पेंटिंग जैसे मधुबनी बिहार में मिलती है उसी प्रकार ओडिशा में पट्टचित्र और शोरा मिलती है। बिहू बोर संगीत ये कहाँ से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। सना लामोक ये मणिपुर राज्य से संबंधित है और मणिपुर में हिलाई हरोबा फोक म्यूजिक होता है। हरेल्यू जहाँ पर भी ल्यू वर्ड दिखाई दे वहाँ पर होगा नागालैंड राज्य है और हेरेल्यू इसी से रिलेटेड बन जाता है हरेला जिसका संबंध है उत्तराखंड राज्य से और हरेली जिसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। मांडोक होता है गोवा राज्य में। मांड फोक म्यूजिक ये राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अब हमको बताने हैं महत्वपूर्ण जो संगठन है उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना कब कब हुई थी। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापना हुई और जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थित है और जिनेवा में बहुत अधिक जो महत्वपूर्ण संगठन है वहाँ उनका मुख्यालय स्थित है जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई तो इनका मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है और 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी और इसके साथ ही वो वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और अभी हाल ही में यूनेस्को की हेरिटेज समिति की बैठक जो 46वें सत्र की थी ये भारत मंडपम नामक स्थान पर हुई थी और यहीं पर यूनेस्को हेरिटेज साइट में भारत की 43वीं साइट को शामिल किया गया जिसका नाम है मोइदम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। फियांग टेड अप फियांग मठ किस में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है और लद्दाख में ही हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा मठ है। ताबो और नाको मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मठ। दलाई लामा धर्मशाला शिमला में रहते हैं और भारत में शरण 1959 में इन्होंने ली थी।
घूम मठ ये पश्चिम बंगाल में है। रूम टेक और लिंगडम मठ ये सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है खेल से संबंधित। बास्केटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यह फीबा, जैसे फीफा हॉकी की है उसी प्रकार फीफा फुटबॉल की है। और ऐप हॉकी की सर्वोच्च संस्था का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और बास्केटबॉल में कितने कितने मिनट के बाद क्वार्टर होते हैं? तो 10 मिनट या 12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है और सामान्य ब्रेक 15 मिनट का होता है। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे इनके बीच 15 मिनट का ब्रेक और इनके बीच 5-5 मिनट का ब्रेक होता है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम। श्रम संबंधी अधिनियम। मजदूरी संहिता 2019 में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। और इसमें शामिल नहीं है संविदा धर्म एक्ट, संविदा श्रम एक्ट। तो यहाँ पर आएगा श्रम, संविदा श्रम एक्ट 1970 इसमें शामिल नहीं है। डीबीएसपी में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अधिनियम में, किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 39। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट ये 1976 से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? तो ये केसी वहीयर का कथन है। डी बसु का कथन क्या है? भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। भारतीय संविधान में फेडरल ये संज्ञा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को सहकारी संघवाद बताया है। मोरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। और आइवर जेनिंग्स इसने भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है ऐसा बताया है। 7वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग नीदरलैंड में स्थित। और न्यायाधीशों की कार्य अवधि ये है 9 वर्ष। और यूएन के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग है और 6 अंगों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक है। बाकी 6 अंगों में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, लेकिन 6वें अंग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और जो इसके न्यायाधीश हैं इनका चयन यूएन महासभा के द्वारा किया जाता है। और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और कोरम में 9 जज होने अनिवार्य हैं। 9 जज का कोरम का मतलब है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट की कार्रवाई को शुरू करना है तो कम से कम 9 जज होने चाहिए। कोई भी 2 जज एक देश से नहीं हो सकते। और यहाँ की भाषा फ्रेंच और इंग्लिश है। और इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी और इसका उद्घाटन अप्रैल 1946 में किया गया था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नवाफ सलाम। और भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारतीय न्यायाधीश बने थे BN राव 1952 में। और इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो ये बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न हुई? तो अमेरिका में उत्पन्न हुई। और अमेरिका में यह संविधान 1789 में लागू हो गया था। इससे पहले यहाँ पर एक परिसंघ बनाया गया था जहाँ पर 13 कॉलोनियाँ थी। ये वैसे तो अलग अलग थी, लेकिन अगर किसी देश के साथ कोई संधि या समझौता करना है तो इन इकाइयों को एक इकाई मान लिया जाता था और इसको कहा जाता था परिसंघ या कन्फेडरेशन। भारतीय संविधान न तो ये कठोर है और न ही लचीला बल्कि मिश्रण है। शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो ये केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को प्राप्त हैं। शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया? अनुसूची 7 में। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं इसमें 100 विषय शामिल है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकते हैं 61 विषय शामिल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय आ जाता है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। इसमें पहले 47 विषय शामिल थे, लेकिन बाद में राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था।
और अगर केंद्र और राज्य दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानताएं क्या क्या हैं? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, ये दोनों में समानता है। और भारत के 7th राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था, और ये पहले सिख राष्ट्रपति भी थे, और इनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, जो 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इन्होंने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का यूज किया था। पॉकेट वीटो क्या होता है? जब कोई अधिनियम पर साइन करवाने के लिए जाते हैं तो राष्ट्रपति ना तो ना कहता और ना ही उस पर साइन करता, बल्कि उस अधिनियम को अपनी पॉकेट में डाल लेता है, यानी कि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो। भारतीय राष्ट्रपति सभी योजनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति ही होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है तो भविष्य में उसकी दोबारा से जांच करके उसको चेंज भी कर सकता है, तो इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। संघीय व्यवस्था अमेरिका के समान ही भारत में है। दिल्ली में पुराने किले के सामने खोरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये माहम अनगा के द्वारा करवाया गया था। माहम अनगा और जीजी अंगा ये अकबर की धाइमा थे। जब मुगल काल में शासक होते थे तो अपने बच्चों को ताकतवर बनाने के लिए दूसरी महिलाओं को स्तनपान करवाते थे, तो इसको कहते थे धाई माँ। तो अकबर की धाई माँ थी माहम अनगा और जीजा अंगा। और अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम ने ही हुमायूं का मकबरा बनवाया था। माहम अनगा अकबर की संरक्षिका थी, और पेटीकोट का शासन इसी के समय माना जाता है। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो कलानौर में राज्याभिषेक अकबर का करवाया गया था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और इस समय अकबर का संरक्षक था बैरम खान। तो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था बैरम खान, लेकिन माहम अनगा से ज़्यादा प्रभावित होने के कारण अकबर ने बैरम खान को अपने राज्य से भगा दिया, और 1560 से 62 तक पेटीकोट का शासन चला, यानी कि अकबर सुंदर स्त्रियों के साथ रहा था। तो इसको कहा जाता है मुगल काल में पेटीकोट शासन। तो पेटीकोट शासन 1560 से 62 तक रहा था। और पुराने किले में ही, दिल्ली के पुराने किले में ही किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी फरीद खान ने करवाया था। और दिल्ली लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण ये करवाया था औरंगजेब के द्वारा। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के किले में शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने, और नक्काशी करने वाला था मिर्जा गयास बेग। और इसी को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये मकबरा बना था तो मुगलों में जो शाही व्यक्ति होते थे, मुगलों के शाही परिवार के व्यक्ति, उनको यहीं पर दफना दिया जाता था, और यहाँ से लगभग 200 से ज़्यादा व्यक्तियों के कंकाल मिले हैं, तो इसलिए इसको मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, और 4 बाग शैली में निर्मित है, यानी कि ये मकबरा है और इसके चारों ओर बाग बने हुए हैं। इसलिए इसको कहते हैं 4 बाग शैली। और 4 बाग शैली में निर्मित होने के कारण इसको ताजमहल का पूर्व रूप या पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। और हुमायूं के मकबरे में 2024 में पहला भूमिगत संग्रहालय भी शुरू किया गया है। उद्यान के केंद्र में स्थित, यानी कि बगीचों के केंद्र में स्थित यह एशिया का पहला मकबरा है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो ये रोल्फ फिंच का कथन है, और भारत में ये 1579 में आया था, और भारत आने वाला ये पहला अंग्रेज था जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था।
व्यंग्य चित्र के लिए मुगल काल में फेमस कौन था? तो ये था दसवंत, जिसका दिमागी संतुलन बाद में बिगड़ गया था और इसने आत्महत्या कर ली थी। और इसने तूतीनामा चित्र और क्रिस काय मजनू चित्र बनाया था। और मुगल चित्रशैली का फाउंडर ये अब्दुल सम्मद तथा मीर सैयद अली को माना जाता है। और तूतीनामा चित्र तो बनाया था दसवंत ने, लेकिन तूतीनामा बुक ये जिया नक्शबी के द्वारा लिखी गई थी। रबिया उद दौरानी का मकबरा ये कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया संभाजी नगर। इसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है और इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। 1678 में इसका निर्माण करवाने का आदेश औरंगजेब ने दिया था, लेकिन निर्माण आजम शाह के द्वारा करवाया गया था और इसे ही बीबी का मकबरा कहा जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा ये सासाराम बिहार में है और 1548 में इसका निर्माण करवाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, 1570 में इसका निर्माण करवाया गया। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है और 1408 में इसका निर्माण करवाया गया। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सम्राट और उनके मकबरे। बाबर का मकबरा ये कहाँ पर है? तो ये काबुल अफगानिस्तान में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के पास ही स्थित है, सिकंदरा वहाँ पर है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा जो लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, 1504 आगरा की स्थापना इन्होंने की थी और पानीपत हरियाणा में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा ये दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में है और निजामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह दिल्ली में और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है महत्वपूर्ण ट्राइब्स। कोंद जनजाति ये कहाँ पर मिलती है? 2024 में वोट देने से इन्होंने मना कर दिया था और ये उड़ीसा की जनजाति है। और सेम्पेन जनजाति 2024 में पहली बार इन्होंने मतदान किया था, तो एक जनजाति ने तो वोट देने से मना किया था, वो थी कोंद जनजाति। और एक ने पहली बार वोटिंग की थी, सेम्पेन जनजाति जो अंडमान निकोबार की है। यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण जनजाति। टोडा जनजाति ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु में ही बदगा और कोटा जनजाति। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में मिलती है। मुंडा जनजाति ये झारखंड में मिलती है। गारो खासी और जैंते ये पहाड़ियों में है और जनजातियाँ भी ये मेघालय में मिलती हैं और मेघालय के मासेंद्रा में सबसे अधिक वर्षा होती है। मोपला जनजाति ये केरल में मिलती है और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। अंगामी जनजाति नागालैंड में मिलती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और बकरवाल जम्मू कश्मीर में मिलती है। बिहार में मिलती है संथाल जनजाति। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में मिलती है। मणिपुर में कुकी जनजाति मिलती है और हाल ही में यहीं पर कुकी में इति संघर्ष भी देखने को मिला था। और लेप्चा और भोटिया जनजाति ये सिक्किम में मिलते हैं। तो आपको बताना है कि लेप्चा और भोटिया जनजाति कौन से फेस्टिवल को मनाती हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले ट्राइब हैं। सबसे पहले स्थान पर है भील, दूसरे स्थान पर है गोंड और तीसरे पर है संथाल। मिसमी ट्राइब ये कहाँ पर मिलती है? ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है और अरुणाचल में ही गालो जनजाति भी मिलती है। मुंडा हो और बिरहोर ये झारखंड में मिलती है और चांग जनजाति नागालैंड में मिलती है। अब हम देखेंगे जनजाति और उनके निवास स्थान। कोल जनजाति ये कहाँ पर रहती है? रीवा मध्य प्रदेश में रहती है। भूटिया जौनसारी और गढ़वाली ये उत्तराखंड राज्य में रहती है। और मडिया और मुड़िया ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों में ही रहती हैं। कोडागू कोरका कर्नाटक और के कुर्ग क्षेत्र में रहती हैं। उराम सरहुल फेस्टिवल मनाती है और ये रांची के पठार झारखंड में रहती हैं। खरवार ट्राइब ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहती है। भील राजस्थान में रहती है। ओरांग झारखंड में, मोनपा अरुणाचल प्रदेश में और रियांग त्रिपुरा में रहती है। ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये किस राज्य में होता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में तो पहाड़ों के ऊंचे स्थल पर रहते हैं, लेकिन जब सर्दी हो जाती है तो पहाड़ों से नीचे आकर रहने लग जाते हैं।
तो ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग यहीं पर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में और 2010 में इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ही कर दिया गया था। पीएम किसान बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ये शुरू हुई थी 18 फरवरी 2016 को। पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू हुई थी और इसमें किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र बांटे गए थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 31 मई 2016 को शुरू हुई थी और पीएम किसान मानधन योजना, ये 2019 में शुरू हुई थी। भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कितनी है? तो भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है 200 करोड़। 200 करोड़ में से 115 करोड़ है गोल्ड फॉर्म में और 85 करोड़ है विदेशी प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा के रूप में। और भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली 1956 में आरबीआई के द्वारा आई थी और नोट छापने के लिए अधिनियम अक्टूबर 1957 में आया था। इसमें बताया था कि कितने नोट कब छापने हैं। आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उन पर सुझावों हेतु समिति का गठन किया था और इस समिति का गठन 2010 में किया था और ये समिति का नाम था YH मालेगाम समिति। आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध था लघु उद्योगों के लिए और 1997 में इसको गठित किया गया था। भीम जलान समिति 2014 में इसका गठन किया गया था और नई बैंकों को लाइसेंसिंग देने के लिए इसको शुरू किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई गवर्नर के जो आरबीआई गवर्नर हैं उनके महत्वपूर्ण नाम क्या क्या हैं? तो डॉक्टर IG पटेल 1977 से 1982 तक रहे और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनके ही समय हुआ था। और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? LK झा थे। डॉक्टर C रंगराजन 1992 से 97 तक गवर्नर रहे। डॉक्टर D सुब्बा राव 2008 से 13 तक रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। और LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये थे R वेंकट रमन। अब है साइंस का क्वेश्चन। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण, अधोजल का मतलब है जल में डूबे हुए, तो इनके अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह सोनार और प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और रडार, इसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका आविष्कार 1922 में टेलर और यंग के द्वारा किया गया था। टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग से संबंधित होता है और पेरिस्कोप दर्पण में प्रतिबिंब का काम करता है, यानी कि और परावर्तन होता है। स्कैटरिंग क्या क्या होता है? स्कैटरिंग के उदाहरण है काला जो आसमान होता है उसका नीला दिखाई देना। अपवर्तन या रिफ्लेक्शन क्या होता है? सूर्य, इसका उदाहरण है सूर्य से पहले लालिमा होना, तारे टिमटिमाना इत्यादि। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है हीरे की चमक, मरीचिका, कांस्य में दरार दिखाई देना और ऑप्टिकल फाइबर, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बुलबुलों का रंगीन दिखना, जो हमने साबुन या सर्फ से जो झाग बनाए हैं उनका जो बुलबुले बन जाते हैं उनका रंगीन दिखाई देना, तो ये इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की वजह से होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। और 1676 में ओले रोमर ने इसको मापा था। 29वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है और फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की संख्या कितनी होगी? नाइट्रोजन के नीचे जो भी तत्व होगा उसमें हम 8 प्लस कर देंगे और इससे नीचे जो होगा उसमें हम 18 प्लस कर देंगे। उसमें हम 12 प्लस करेंगे और उससे नीचे वाले में 18 प्लस करेंगे। तो इससे पहले वाले में तो इसका आंसर आ जाएगा 33। जैसे 8 में हम 7 है परमाणु संख्या में अब हाँ 8 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 में हम
18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33। तो पहले तत्व के बाद हमको 18 जोड़ना होगा और फिर से 18। तो इसमें यहाँ पर 18 18, तो जो भी इसमें तीसरे तत्व में आएगा तो वो हमारी परमाणु संख्या हो जाएगी। तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी तीसरे तत्व की 33। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती धातु, तो ये है हाइड्रोजन धातु, इकलौती धातु है। तत्वों का दूसरा समूह एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर और बेरियम और रेडोन होती हैं। और 18वें तत्व में इनर्ट गैसें होती हैं जिन्हें को नोबल गैस, अक्रिय गैस कहते हैं। 17वें में हेलोजन ग्रुप इसको कहते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कार्नोलाइट का फॉर्मूला क्या है? KCl.MgCl2.6H2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH2 और इसका pH मान होता है 10.5। और जब पेट में कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाती है या अम्लीय बढ़ जाती है, अम्लीयता, तो इनो को यूज़ करते हैं और इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और एप्सम लवण ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला है MgSO4.7H2O। कैल्शियम, कैल्शियम में बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है बुझा हुआ चूना CaOH2 और CaC2 ये होता है कैल्शियम कार्बाइड, जिससे एसिटिलीन गैस बनती है और इसका यूज़ फल पकाने में होता है। CaOCl2 इसको ही व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस विधि से निकाला जाता है? तो ओस्मोसिस या प्रासरण विधि से निकाला जाता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का क्रम क्या है? सबसे पहले होते हैं वृक्क, और वृक्क को ही किडनी कहते हैं। और किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। उसके बाद आती है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यह है मानव उत्सर्जन का क्रम। उपास्थि या कार्टिलेज में मौजूद क्या होता है? उपास्थि किस में मौजूद होती है? तो कंठ में होता है हायोड, नोज में होता है नेजल सेप्टम या एथमाइड, कान में 6 हड्डी होती हैं और कान में ही होती है स्टेपिज जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की जिसके कहते हैं फीमर। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये होती है जबड़े में जिसका नाम होता है मैंडिबल। और मानव शरीर में सबसे कठोर कौन सा भाग होता है? तो ये होता है दांत, दांत का इनेमल सबसे कठोर होता है। किडनी में कोई हड्डी नहीं होती है और इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। और डायलिसिस से ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है कृत्रिम रूप से। एक वयस्क मानव मूत्र में क्या क्या होता है? तो इसका pH मान होता है 6। इसमें 95% इसमें जल होता है और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। और सामान्य व्यक्ति डेली 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन निकाल देता है। और यूरिन में H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड मिलता है। और पथरी, जो किडनी में पथरी हो जाती है वो किससे होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। अगर ज़्यादा यूरिन आए तो ड्यूरेसिस बीमारी हो जाती है। और ब्लड में यूरिन का स्तर 20 से 40 mg/100 ml होना चाहिए। और यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। और जो हम गैस छोड़ते हैं तो उसमें कौन से होते हैं? तो उसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे 20वें एपिसोड के। और इससे पहले हमारे 17, 18, 19 और 21, 22, 23, 24, 25 और 28, 29 ये एपिसोड रहते हैं, उनका भी रिवीजन हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास के PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।